नमस्कार सभी को। आज हम 9वीं कक्षा में हिंदी विषय में आगे बात करेंगे। तो चलिए देखते हैं आज का टॉपिक हमारा क्या है। क्या निराश हुआ जाए। जी हाँ, आज का हमारा टॉपिक है क्या निराश हुआ जाए, जिसके सर्जक है हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो आज इस विषय में हम विस्तृत से बात करेंगे। यह एक निबंध है। तो चलिए क्या निराश हुआ जाए निबंध शुरू करें। उससे पहले इसके लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के बारे में थोड़ा सा हम जानेंगे। उनका जन्म सन 97 और निधन 1979 में। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म बलिया उत्तर प्रदेश जिले के दुबेगा छपरा नामक गांव में हुआ था। पारिवारिक परंपरा अनुसार संस्कृत का अध्ययन शुरू करके उन्होंने हिंदू काशी विश्वविद्यालय से ज्योतिषाचार्य की परीक्षा उत्तीर्ण की, यानी कि पास की। गुरुदेव रविंद्रनाथ के आश्रम में 1940 ईस्वी से 1950 तक हिंदी भवन के निर्देशक रहे। तत्पश्चात उसके बाद काशी हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी एवं पंजाब विश्वविद्यालय चंडीगढ़ में हिंदी विभाग के प्रोफेसर तथा अध्यक्ष पद पर कार्य किया। भारत सरकार ने उन्हें पद्म भूषण की उपाधि से सम्मानित किया। हिंदी साहित्य जगत में द्विवेदी जी एक निबंधकार, उपन्यासकार, समालोचक तथा शोधनकर्ता, इतिहासकार के रूप में प्रचलित है। अशोक के फूल, विचार प्रवाह, कुटज, कल्पलता आदि निबंध संग्रह, बाण भट्ट की आत्मकथा, पुनर्नवा, चारुचंद्र लेख, अनामदास का पौधा, उपन्यास तथा कबीर सूरदास हिंदी साहित्य का आदिकाल, साहित्य सहचर, हिंदी साहित्य, उद्भव और विकास आदि आलोचना तथा इतिहास ग्रंथ उनके हैं। प्रस्तुत निबंध में द्विवेदी जी ने यह समझाया है कि तत्कालीन भारतीय समाज में व्याप्त अनाचार केवल बाहरी स्तर पर है। वास्तव में आज भी लोगों में मानवीय मूल्यों के प्रति आस्था कायम है। अपने जीवन में घटित कुछ घटनाओं के द्वारा बताया है कि हमें निराश नहीं होना चाहिए, किंतु हमें जीवन के प्रति आस्थावान बने रहना चाहिए। ये आज के समय में जो चल रहा है, जो भी समाज में चलता है, वह बाहरी स्तर पर है। वास्तव में आज भी लोग हमें ऐसे देखने को मिलते हैं जो मानवीय मूल्यों के प्रति उनकी आस्था को बनाए रखते हैं। ऐसी कुछ घटनाएं यहाँ पर उन्होंने प्रस्तुत की है, जिसके द्वारा हम जान सके कि आज भी ऐसे समाज में व्यक्ति हैं जो हमें निराश नहीं करते। तो चलिए आगे देखते हैं। मेरा मन कभी कभी बैठ जाता है। समाचार पत्र में ठगी, डकैती, चोरी, तस्करी और भ्रष्टाचार के समाचार भरे रहते हैं। यहाँ हजारी प्रसाद जी कहते हैं कि मेरा मन कभी कभी उदास हो जाता है। समाचार पत्र में ठगी, डकैती, चोरी, तस्करी और भ्रष्टाचार के समाचार भरे रहते हैं। सारे समाचार में इसी बात को दिखाया जाता है। यहाँ पर चित्र में देख सकते हैं कि किसी को ठगना, चोरी करना, डकैती करना या भ्रष्टाचार करना, ऐसे वस्तुओं से आज का समाचार पत्र भरा पड़ा मिलता है। आरोप प्रत्यारोप का कुछ ऐसा वातावरण बन गया है कि लगता है देश में कोई ईमानदार आदमी ही नहीं रह गया है।
एक दूसरे पर आरोप लगाना, ऐसा वातावरण बन गया है कि ऐसा लगने लगता है कि ऐसे भारत देश में ईमानदार आदमी अब बचा ही नहीं है। इस चित्र में आप देख सकते हैं कि अब पहला चित्र है उसमें आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं और दूसरा ये चिन्ह बताता है कि ईमानदार आदमी कोई बचा ही नहीं, ऐसा लग रहा है। हर व्यक्ति संदेह की दृष्टि से देखा जाता है। जो जितने भी ऊंचे पद पर है उनमें उतने ही अधिक दोष दिखाए जाते हैं। यहाँ कहा गया है कि हर आदमी को संदेह की दृष्टि से देखा जाता है। जो जितने भी ऊंचे पद पर है लोग उससे अधिक दोषी ठहराते हैं। यहाँ पर यह टेबल के पास बैठा हुआ व्यक्ति कोई ऊंचे पद पर बैठा हुआ व्यक्ति है तो सब उसे दोषी ठहराते हैं। एक बहुत बड़े आदमी ने एक बार मुझसे कहा था कि इस समय सुखी वह है जो कुछ नहीं करता, जो कुछ भी करेगा उसमें लोग दोष खोजने लगेंगे। यहाँ लेखक कहते हैं एक आदमी ने मुझे कहा था कि जो आज के समय में सुखी वह लोग हैं जो कुछ भी नहीं करते, और जो कुछ भी करते हैं तो लोग उसमें दोष खोजने लगते हैं। यही देखते हैं कि इसमें क्या दोष है और क्या नहीं है। जो कुछ भी मेहनत करते हैं उसके बारे में लोग दोष ढूंढने लगते हैं, और जो कुछ नहीं करता वो खुश रहता है, उसको कोई कुछ नहीं कहता। उसके सारे गुण भुला दिए जाएंगे और दोषों को बढ़ा चढ़ाकर दिखाया जाने लगेगा। दोष किसमें नहीं होता? जो आदमी अच्छे गुण दिखाएगा या मेहनत करके आगे बढ़ेगा तो उसमें उसके सारे दोष, उसमें कई सारे दोष हैं ऐसा लोग बताएंगे, और उसके जो भी अच्छे गुण हैं वो भुला दिए जाएंगे, और जो दोषों को बढ़ा चढ़ाकर नहीं हो वो भी बताकर बढ़ा दिया जाएगा। यहाँ पर कहते हैं कि दोष किस में नहीं होते, हर कोई में कोई ना कोई दोष रहते हैं। जो अच्छा व्यक्ति है उसके दोष को लोग ज़्यादातर ऊपर रखेंगे और उसके गुण को भूल जाएंगे। यही कारण है कि हर आदमी दोषी अधिक दिख रहा है, गुणी कम या बिल्कुल नहीं। स्थिति अगर ऐसी ही रही तो निश्चय ही चिंता का विषय है। यहाँ पर कहा है कि हम आज के ज़माने में दोषी अधिक दिख रहे हैं। यही कारण है कि जो भी मेहनत करके सफलता प्राप्त करता है तो लोग उसके दोष बढ़ा चढ़ा कर दिखाते हैं। इसी वजह से दोषी अधिक दिख रहा है, और गुणी है वो कम या बिल्कुल भी नहीं है, ऐसी स्थिति है। अगर ऐसी स्थिति रही तो ये चिंता का विषय बन जाएगा। अर्थात दोषों का प्रभाव गुणों के प्रभाव की अपेक्षा अधिक होता है। इस तरह की मानसिकता धीरे धीरे पूरे समाज की सोच को नकारात्मक बदल देती है। यही हमने आगे देखा, यही बताया है कि दोष को ऊपर करके दिखाते हैं, बढ़ा चढ़ा कर दिखाते हैं, और जो गुण होते हैं आदमी में जो गुण रहते हैं वो नहीं दिखाते हैं। आगे देखें तो क्या यही भारतवर्ष है जिसका सपना तिलक और गांधी ने देखा था? यहाँ पर लेखक पूछते हैं कि क्या यही भारत है जिसका सपना तिलक और गांधी ने देखा था? रविंद्रनाथ ठाकुर और मदन मोहन मालवीय का महान संस्कृत सभ्य भारतवर्ष किसी अतीत
के घर में डूब गया। क्या? यहाँ पहले देखा गांधी जी, पहले हमने देखा तिलक और गांधी की फोटो। अब रविंद्रनाथ ठाकुर और मदन मोहन मालवीय की यह फोटो है। और यहाँ पर लेखक बताते हैं कि रविंद्रनाथ और मदन मोहन का जो संस्कृतीय सभ्यता, क्या वो जो दिखाते थे वो क्या अतीत में ही डूब गया है सब कुछ। आर्य द्रविड़, हिंदू और मुसलमान, यूरोपीय और भारतीय आदर्शों की मिलन भूमि, महामानव समुद्र का सुख ही गया। हमारे देश में यह दिखे आर्य द्रविड़, हिंदू मुसलमान, यूरोपीय और भारतीय आदर्शों को मिलन भूमि, या यहाँ कहा गया है कि सारे लोग साथ में मिलकर रहने वाले, मिलजुल कर रहने वाले एक महामानव समुद्र भारत को कहा जाता था, वह क्या अब सूख गया है? मेरा मन कहता है कि ऐसा हो नहीं सकता। हमारे महान मनुष्यों के सपने का भारत है और रहेगा। हमारे महान मनुष्यों के सपने का भारत है और ऐसा ही रहेगा। जैसे कि गांधी जी, तिलक, रविंद्रनाथ, मदन मोहन मालवीय, जिन्होंने जैसा भारत का सपना देखा था वह है और हमेशा रहेगा, ऐसा लेखक कहते हैं। यह सही है कि इन दिनों कुछ माहौल ऐसा बना है कि ईमानदारी से मेहनत करके जीविका चलाने वाले निरीह और भोले भले श्रमजीवी पिस रहे हैं। यह सही बात है कि अभी ऐसा माहौल चल रहा है कि जो ईमानदारी और मेहनत करके अब जीविका चलाने वाले जो लोग हैं, भोले भोले श्रमिक हैं, वो पिस रहे हैं और झूठ और फरेब का रोजगार करने वाले फल फूल रहे हैं। यहाँ चित्र में देख सकते हैं कि भले भले श्रमिक जो मेहनत करते हैं वह पिस रहे हैं तथा झूठ तथा फरेबी फल फूल रहे हैं और वह धनवान बनते जा रहे हैं। आज के समय में ऐसी स्थिति देखने को मिल रही है। ईमानदार को मूर्खता का पर्याय समझा जाने लगा है। सच्चाई केवल भीरू और बेबस लोगों के हिस्से में ही पड़ी है। यहाँ कहा गया कि सच्चाई के रास्ते पर चलने वाले लोग भीरू और बेबस बनते जा रहे हैं और ईमानदारी कहीं छुप सी गई है और उसे मूर्खता का नाम दिया जा रहा है। जो व्यक्ति ईमानदार रहता है उसे लोग मूर्ख साबित करते हैं। ऐसी स्थिति में जीवन के महान मूल्यों के बारे में लोगों की आस्था ही हिलने लगी है। जीवन के मूल्य जैसे कि ईमानदारी, विश्वास, दया, विनम्रता, सच्चाई जैसे महान मूल्य के बारे में लोगों की आस्था ही हिलने लगी है। आज के समय में ऐसा हो रहा है। परंतु ऊपर जो कुछ दिखाई दे रहा है वह बहुत ही हालांकि मनुष्य निर्मित नीतियों की त्रुटियों की देन है। धन और शक्ति की लालच में नैतिकता में गिरावट, झूठ, छल, अविश्वास, निर्दयता, हिंसा ऐसे तत्वों के कारण समाज में जो ईमानदारी, दया, विनम्रता, सच्चाई जैसे महान मूल्य है वह ऐसे छिप से गए हैं और छल, झूठ वगैरह, हिंसा आदि की त्रुटियां देखने को मिलती है। आज के समय में छल और वैसा ही देखने को ज़्यादा मिलता है। आगे देखते हैं।
सदा मनुष्य बुद्धि नई परिस्थितियों का सामना करने के लिए नए सामाजिक विधि निषेधों को बनाती है, उन्हें ठीक साबित न होने पर उन्हें बदलती है। नियम कानून सबके लिए बनाए जाते हैं, पर सबके लिए कभी कभी एक ही नियम सुखकर नहीं होते हैं। नियम कानून तो सबके लिए बने जाते हैं, पर सबके लिए वह सुखकर यानी कि अच्छा साबित हो ऐसा नहीं हो सकता। सामाजिक कायदे कानून कभी युग युग से परीक्षित आदर्शों से टकराते हैं। उससे ऊपरी सतह आलोड़ित भी होती है, पहले भी हुआ है, आगे भी होगा। उसे देखकर हताश हो जाना ठीक नहीं है, पर ऐसे जो वो आदर्श है वो सामाजिकता को के कायदे को के साथ टकराते हैं, और यह पहले भी हुआ था और आगे भी होगा। उससे देखकर हताश नहीं होना चाहिए। भारतवर्ष ने कभी भी भौतिक वस्तुओं के संग्रह को बहुत अधिक महत्व नहीं दिया है। भारत में भौतिक वस्तुओं को संग्रह किया जाए ऐसा उसे महत्व नहीं दिया। उसकी दृष्टि से मनुष्य के भीतर जो महान आंतरिक तत्व स्थित भाव से बैठा हुआ है वही चरम और परम है। लोभ मोह काम क्रोध आदि विकार मनुष्य में स्वाभाविक रूप से विद्यमान रहते हैं, पर उन्हें प्रधान शक्तिमान लेना और अपने मन तथा बुद्धि को भारतवर्ष ने कभी भी उन्हें उचित नहीं माना। उन्हें सदा संयम के बंधन से बांध कर रखने का प्रयत्न किया, परंतु भूख की उपेक्षा नहीं की जा सकती। बीमार के लिए दवा की उपेक्षा नहीं की जा सकती। वैसे भूख की उपेक्षा, भूख लगी हो तो खाना ही पड़ता है। जैसे बीमार हो तो उसको दवा तो लेनी ही पड़ती है, उसे ठुकराया नहीं जाता। गुमराह को ठीक रास्ते पर ले जाने के उपायों की उपेक्षा नहीं की जा सकती। जो रास्ते से बिछड़े हों उसे सही रास्ता दिखाना पड़ता है, उसकी उपेक्षा नहीं की जा सकती है।